आज हम भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के दिल में बसी एक अनोखी दास्तान को समझने के लिए एक सफर पर चल रहे हैं। ये वो कहानी है जो पत्थरों में गढ़े गई है। आस्था, साम्राज्य और कला की कहानी, जिसने मिलकर एक बेमिसाल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जन्म दिया। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। साल 1986 में यूनेस्को ने गोवा के चर्चों को इन्हीं शक्तिशाली शब्दों के साथ दुनिया के सामने रखा। देखिए, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक ऐलान था कि यहाँ कुछ बहुत ही असाधारण हुआ है। ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि ये इमारतें सिर्फ पूजा की जगहें नहीं, बल्कि हम सबकी साझी विरासत का एक बेहद जरूरी हिस्सा हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर यूरोप के वो विशाल आलिशान कैथेड्रल भारत के गर्म और नम मौसम में कैसे बन गए, वो भी अपनी असली जगह से हजारों मील दूर। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जरा वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है तीन जबरदस्त ताकतों से: साम्राज्य बनाने की जिद, अपनी आस्था फैलाने का जुनून और मसालों के व्यापार पर कब्जे करने की चाहत। यही वो तीन इंजन थे जिन्होंने पुर्तगालियों को समंदर के रास्ते भारत के तटों तक खींचकर पहुंचाया। ये सब 1498 में शुरू हुआ और 450 सालों से भी ज्यादा चला। सोचिए कितना लंबा वक्त है ये, किसी भी दूसरी यूरोपीय ताकत से कहीं ज्यादा। और इतने लंबे समय का नतीजा ये हुआ कि यहाँ एक गहरी सांस्कृतिक छाप पड़ी, जिसकी सबसे पक्की निशानी आज भी ये चर्च है। गोवा के विजेता अफोंसो डी अल्बुकर्क के दिमाग में एक बिल्कुल साफ प्लान था। गोवा को सिर्फ एक और कॉलोनी नहीं बनना था, उसे पूरब में पुर्तगाली साम्राज्य का सेंटर बनना था। एक ऐसा सेंटर जहां से सैन्य, प्रशासनिक, व्यापारिक और सबसे बढ़कर धार्मिक ताकत चलती हो। और इस विजन का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे ये चर्च। और इस धार्मिक मिशन के पीछे ना एक ग्लोबल मूवमेंट चल रहा था। यूरोप में एक बड़ा धार्मिक बदलाव हो रहा था, जिसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहते हैं। उसके जवाब में कैथोलिक चर्च ने काउंटर रिफॉर्मेशन शुरू किया। इसका एक मुख्य तरीका था कला और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके लोगों को हैरान कर देना। ऐसे भव्य, शानदार चर्च बनाना जिन्हें देखकर लगे कि जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। तो हुआ ये कि जब ये यूरोपीय सोच भारतीय जमीन से मिली तो कुछ कमाल का हुआ। ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये एक संगम था। यहाँ आर्किटेक्चर की एक नई भाषा ही बन गई, जो यहाँ के मौसम और यहाँ मिलने वाले सामान के हिसाब से ढल गई। तो यहाँ कई यूरोपीय स्टाइल अपनाए गए, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ, जैसे मैनुएलिन स्टाइल, जिसमें समुद्री चिन्ह बने होते थे जो पुर्तगाल की समुद्री ताकत को दिखाता था। बारोक स्टाइल, जो अपनी नाटकीय शान और शौकत से दिल पर गहरा असर करता था, उसका मकसद ही लोगों को अचंभित करना था। और टस्किन स्टाइल, जो अपनी सादगी में भी ताकत और अधिकार दिखाता था। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े डिजाइन्स बने कैसे? जवाब छिपा है एक जादुई पत्थर में, लेटराइट। ये यहीं गोवा में मिलता था, इस पर काम करना आसान था, और सबसे बड़ी बात, ये हवा लगने पर और भी मजबूत हो जाता था। कह सकते हैं कि ये गोवा के चर्चों की आत्मा है। और यहीं पर उस जमाने के बिल्डरों की स्मार्टनेस दिखती है। उन्होंने दो अलग अलग पत्थरों का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। इमारत का मुख्य ढांचा बनाने के लिए नरम लोकल लैटेराइट पत्थर, और बाहरी तरफ बारीक सुंदर नक्काशी के लिए सख्त बाहर से मंगवाया गया बेसाल्ट पत्थर। ये लोकल रिसोर्स और बाहरी कारीगरी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। चलिए अब जरा करीब से देखते हैं दो सबसे शानदार मिसालों को, जो गोवा के चर्चों के ताज के दो सबसे कीमती हीरे हैं। सबसे पहले बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये सिर्फ गोवा का सबसे मशहूर चर्च नहीं है, बल्कि शायद पूरे एशिया में बरोक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा नमूना है। यहीं पर सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर को रखा गया है, जो इसे दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनाता है। और जरा सोचिए, इस विशाल, इतनी बारीकी से बनी इमारत को बनाने में लगे सिर्फ 11 साल। सिर्फ 11 साल! ये उस जमाने की लगन और कारीगरी का एक जबरदस्त सबूत है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका सामने का हिस्सा, यानी फसाड। ये अपने आप में क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने 3 अलग अलग क्लासिकल स्टाइल के खंभों को एक ही डिजाइन में मिला दिया। सबसे नीचे सिंपल आयोनिक, बीच में मजबूत डोरिक और सबसे ऊपर सजावटी कॉरिंथियन। ये यूरोप में भी एक बोल्ड डिजाइन माना जाता, भारत में तो ये बिल्कुल ही नई बात थी। और आज भी एक्सपर्ट्स इसे वास्तुकला के इतिहास में एक मील का पत्थर मानते हैं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अलग अलग परंपराएं मिलकर कुछ ऐसा बना सकती हैं जो बिल्कुल नया और मौलिक हो। और पास में ही है से कैथेड्रल, जो स्टाइल में बिल्कुल अलग है।
जहां बॉन्ड जीसस सजावटी और नाटकीय है, वहीं से कैथेड्रल का बाहरी हिस्सा सादा, मजबूत और प्रभावशाली है, जो ताकत और अधिकार का एहसास कराता है। तो सवाल यह है कि सैकड़ों साल पुरानी ये इमारतें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये आज भी पूजा और तीर्थ यात्रा के बड़े केंद्र हैं। ये कला के खजाने हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर ये सांस्कृतिक मेलजोल के जिंदा दस्तावेज हैं और हमें सिखाते हैं कि गर्म मौसम में मजबूत इमारतें कैसे बनाई जाती हैं। एक ऐसा सबक जो आज भी बहुत काम का है। और इनका असर सिर्फ गोवा तक ही सीमित नहीं रहा। यहाँ जो स्टाइल बना, ये इंडो पोर्तुगीज संगम, वो पूरे एशिया में मिशनरियों और बिल्डरों के लिए एक मॉडल बन गया, जिसने सदियों तक ईसाई कला और आर्किटेक्चर को एक नई दिशा दी। तो आखिर में गोवा के चर्च हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि जब दो अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं तो नतीजा हमेशा टकराव नहीं होता। कभी कभी जब वो एक दूसरे से सीखकर साथ में कुछ बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा रच सकते हैं जो दोनों में से कोई भी अकेले नहीं बना सकता था, कुछ ज़्यादा स्थायी और ज़्यादा खूबसूरत। और ये एक ऐसी विरासत है जो पत्थर की तरह ही वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती है।